हेलो स्टूडेंट। आज इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट रहेगा हमारा फिजिक्स। इसका हम क्रैश कोर्स का वीडियो जो है आप लोगों को दे रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में 100% लगभग सफलता तुम्हें जो है मिलेगी अगर तुम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखा। जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं हम प्रश्न वाइज टॉपिक करके देंगे। पहले हम अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों का लेक्चर दे रहे हैं। तो अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों हम क्रम से लेंगे, यानी चैप्टर 1 से लेकर के और लास्ट तक के जितने भी हमारे लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे वैद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। प्रश्न हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि को परिभाषित करने के लिए E = F/Q0 से हम परिभाषित कर सकते हैं, जहां पर F हमारा एक वैद्युत बल है और Q एक बिंदु आवेश है। तो यदि Q को Q0 = हम 1 मान लें तो E = F के, यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न जो बल है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, बल और आवेश के अनुपात को, यानी वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा N/कूलाम। अगर इसकी हम विमा निकालना चाहें तो विमीय जो समीकरण होगा, न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा हमारी होती है mL/T-2। Q की विमा होती है A/T। अगर इस चीज को हम ऊपर ले जाएंगे तो mL/T-3A-1। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा कहलाएगी। इसे हम वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हम एकांक कूलाम का आवेश लें तो एकांक कूलाम के आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल की मात्रा को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे और इसका मात्रक होगा N/कूलाम तथा इसका विमीय सूत्र जो होगा mL/T-3A-1 होगा। ये इसका विमीय सूत्र है।
अगला प्रश्न हमारा होता है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। तो एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूसरा प्रश्न है हमारा। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हम कूलाम के नियम से, क्योंकि E बराबर F अपान क्यू नॉट, ये हमने सूत्र पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट हो। F हमारा कूलाम का बल है, यानी वैद्युत बल। ये वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। मान लो एक को हमारा आवेश यहाँ पर है, एक हमारा आवेश हो क्यू नॉट हो यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी अगर r है, तो कूलाम ने बताया कि F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। इतने न्यूटन का बल हमारा कूलाम का बल लगता है, जो दो बिंदु आवेशों के बीच में है। अगर इस F के स्थान पर ये वैल्यू हम पुटअप कर दें, तो E बराबर हमारा निकलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कट जाएगा। E बराबर हमारा आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी एक बिंदु आवेश के कारण, और इसकी इकाई हमारी हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कहेंगे एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें न्यूटन का नियम ज्ञात होना चाहिए। न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई कूलाम का नियम हमें याद होना चाहिए। कूलाम ने बताया था कि अगर कोई दो बिंदु आवेश आपस में r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो होता है वो F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर होता है। इस बल को अगर हम इस सूत्र में पुटअप करते हैं, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर।
न्यूटन प्रति कूलम। जहां पर ये चीज जो है हमारी एक कांस्टेंट होती है कि 1/4 पाई साइलेंस नॉट के इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ MKS पद्धति में ये इसकी वैल्यू हमारी जो है होती है। यहाँ पर एफ साइलेंस नॉट जो है ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है और इसका जो मात्रक मान है वो होता है 8.860 इंटू 10⁻⁻12 MKS में और K जो है वो हमारा माध्यम है। तो K इज इक्वल टू कहीं कहीं पर हम y के लिए जैसे K का मान 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हम प्रयोग करते हैं। तो E का हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। इस फार्मूले का हम प्रयोग उस समय करते हैं जब हमें किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो हम इसी फार्मूले को लगाएंगे E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा इसके बारे में हम समझ गए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है वो कूलाम के नियम के आधार पर हम निकालेंगे कि E बराबर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। F यहाँ पर कूलाम का बल है यानी वैद्युत बल। कूलाम ने बताया था कि अगर कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से कूलाम का जो बल है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट के Q0/r² होगा। E की वैल्यू निकालने के लिए इस F के मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट के Q0/r²/Q0। Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट के Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। जहां पर 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट के ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इस वैल्यू का मान होता है 9 इंटू 10⁹ MKS पद्धति में और साइलेंस नॉट ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। इसकी वैल्यू मान होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो होता है वैद्युत धारिता, हम जानते हैं कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर में परिवर्तन होता है। अगर हम किसी चालक को आवेश कम देंगे तो उसके विभवांतर में कम परिवर्तन होगा और अगर हम चालक को आवेश ज्यादा देते हैं तो उसके विभवांतर में परिवर्तन भी ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल V।
यानी विभवांतर जो है वो चालक को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू Q। अगर इसको हम चिन्ह हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो Q इज इक्वल टू हो जाता है C इंटू V। C यहां पर जो एक कांस्टेंट हमने माना है, इसी C को हम वैद्युत धारिता कहेंगे, यानी C बराबर Q अपान V। Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम बटे वोल्ट इसको बोलते हैं हम फैराड। तो इसका मतलब है कि C ये जो हमारी वैद्युत धारिता है, C को अगर हमें डिफाइन करना है यानी परिभाषित करना है तो ये सूत्र हमें जानना आवश्यक है कि C बराबर Q अपान V। इस सूत्र की सहायता से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। Q हमारा है आवेश और V है विभव या विभवांतर। तो आवेश और विभव के अनुपात को, या हम कह सकते हैं आवेश और विभवांतर के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे हम C से डिनोट करेंगे। यहां पर यदि हम V का मान 1 मान लें तो C बराबर Q हो जाता है। यानी एकांक वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए या किसी चालक के सिरों के बीच एकांक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसी चालक को दिए गए आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम उसकी वैद्युत धारिता कहेंगे। एकांक आवेश, एकांक विभवांतर, एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए दिए गए चालक को दिए गए चालक को आवेश की मात्रा, वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी किसी भी चालक को जब हम आवेश, इतना आवेश दें कि उसके सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो उस चालक को जो भी हम आवेश देंगे उस आवेश को हम वैद्युत धारिता कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। या इसको हम आवेश और विभवांतर के अनुपात को भी वैद्युत धारिता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है फैराड। इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड। तो माइक्रोफैराड और पिकोफैराड ये हमारे और छोटे मात्रक हैं। माइक्रोफैराड को हम म्यू, इसको हम F से लिखते हैं, F, इसको हम म्यू F से लिखेंगे। पिकोफैराड को PF से लिखते हैं। तो एक माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 फैराड होते हैं, एक पिकोफैराड में 10⁻⁻10 फैराड होते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश और विभवांतर के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। सीधे सीधे प्रश्न हम आंसर इसका लिख सकते हैं कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश और विभवांतर के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, और इसका मात्रक फैराड होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? तो अभी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताते समय हमने कूलाम का नियम भी बताया था। कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में बताया। कूलाम ने बताया कि अगर कोई दो हमारे आवेश हो, एक Q और एक परीक्षण आवेश Q0, आपस में r दूरी पर अगर स्थित हैं, अगर कोई दो आवेश हो Q और Q0 हो, r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच एक बल लगता है। वो बल हमारा आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, और उस बल का जो परिमाण है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी Q इंटू Q0। कूलाम ने बताया कि जो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे तो हमारा बल भी बढ़ेगा, और अगर आवेश को हम घटाएंगे तो हमारा बल भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का अर्थ यही है कि अगर हम दोनों आवेशों को बढ़ाते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को बढ़ाते हैं तो हमारा बल का मान बढ़ेगा, और अगर दोनों आवेशों में से किसी एक का मान भी हम घटा दें तो इनके बीच लगने वाला बल भी घट जाएगा। और दूरी के संबंध में इन्होंने बताया कि अगर इनके बीच की दूरी, जो लगने वाला बल है वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लगने वाला जो बल है वो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर हम बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती इसका अर्थ है कि अगर हम बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा, और अगर हम बीच की दूरी के मान को कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, यानी उल्टा चलेगा। आवेश में हमारा सीधा चलेगा, अगर हम आवेश बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा। ये कूलाम ने जो है दोनों पॉइंट हमारे बताए। इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला दें तो F इज प्रोपोर्शनल होता है Q0 अपान R स्क्वायर। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो F इज इक्वल टू एक के टाइम्स लग जाता है, यानी एक कांस्टेंट लग जाता है Q0 बटे R स्क्वायर, और इस कांस्टेंट K को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ MKS पद्धति में, जहां पर साइलेंस नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता है और K का मान है माध्यम का परावैद्युतांक। तो साइलेंस नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता,
तो ये इसका मान है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 MKS पद्धति में, और के वाई के लिए हमारा 1 होता है, माध्यम की जो है परावैद्युतांक। तो इस प्रकार से कूलाम ने, अब ये कब हमारा आकर्षण का होगा और कब हमारा प्रतिकर्षण का होगा, ये निर्भर करेगा इन दोनों आवेशों के चरित्र पर, यानी इन दोनों आवेशों का मान कैसा है। क्योंकि आवेश हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक भी हो सकता है और एक ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों हमारे समान प्रकृति के हैं, यानी धन धन, तो समान प्रकृति हो गई। ऋण ऋण, ये भी दोनों की समान प्रकृति होती है। तो अगर इन दोनों आवेशों की प्रकृति जो है वो हमारी अगर समान है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। अगर समान आवेश के हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों आवेश हमारे विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। ये कूलाम ने जो है स्पष्ट कर दिया कि कब प्रतिकर्षण और कब आकर्षण लगता है। अगर दोनों आवेशों की प्रकृति हमारी समान है, यानी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों आवेशों की प्रकृति हमारी डिफरेंट है, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उस पे आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब विपरीत प्रकृति पे आकर्षण और समान प्रकृति पे प्रतिकर्षण बल लगता है कूलाम के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा फैराडे से संबंधित है। फैराडे ने कई नियम हमारे बताए, तो फैराडे ने एक वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, दो नियम बताए थे। तो पांचवा प्रश्न है हमारा फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन की क्रिया का अध्ययन किया, और इस अध्ययन से उन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम बोलते हैं। तो पहले हम वैद्युत अपघटन क्रिया को समझ लेते हैं। वैद्युत अपघटन क्या है? किसी अगर वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, किसी भी अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ में वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं, तो वो अपने अपघट्यों में विभाजित हो जाता है। इस विभाजन की क्रिया को, क्योंकि ये विभाजन की क्रिया हमारी वैद्युत के द्वारा हुई है, वैद्युत आवेश के द्वारा हुई है, वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने से हुई है, इसलिए इस क्रिया को हम वैद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। और इस वैद्युत अपघटन को फैराडे ने अध्ययन करने के बाद इस पे दो नियम बताए। वो हमारे अपघट्य कौन कौन से हैं? एक धनायन और एक ऋणायन। तो यही हमारे उसके अपघट्य होते हैं। धनायन हमारा कैथोड की ओर भागता है और ऋणायन जो होता है वो हमारा एनोड की ओर भागता है। अभी हमने कूलाम के नियम में बताया था कि जब विपरीत आवेश होता है तो आकर्षण लगता है, और जब समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण लगता है। जब वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो
क्योंकि कैथोड पर पहले से ही ऋण आवेश होता है और एनोड पर हमारा धन आवेश होता है। जब हम वैद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं तो जो हमारा धन आयन होगा वो किसकी ओर आकर्षित होगा? ऋण की ओर, यानी कैथोड की ओर। तो ऋण जो धन आयन होगा वो हमारा कैथोड पर जाकर के एकत्र होगा, यानी कैथोड की ओर भागेगा, और जो धन आयन होगा वो कैथोड की ओर। इसी प्रकार से जो ऋण आयन है वो हमारा एनोड की ओर भागेगा, क्योंकि एनोड पर हमारा धन आवेश पहले से ही है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं इस वैद्युत अपघटन की क्रिया में। तो फैराडे ने यही बताया कि प्रथम नियम फैराडे का फैराडे के प्रथम नियम में बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मात्रा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब वैद्युत अपघटन क्रिया हो रही हो तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर, चाहे तो वो हमारा कैथोड हो या फिर एनोड हो, तो इन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेशों के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी M इज प्रोपोर्शनल Q। M जो है वो हमारे एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा है और Q हमारा प्रवाहित आवेश है। अगर Q का मान अगर हम लगा दें तो M प्रोपोर्शनल I इंटू T। यहां पर I हमारी वैद्युत धारा है और T हमारा समय है। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, यानी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा ZIT। ये हमारा जो है फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे ने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में अगर कोई आवेश प्रवाहित करते हैं तो वहां पर वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोडों पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा जो है उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ अभी हमने बताया था कि अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे तो मात्रा हमारी अधिक होगी और अगर हम आवेश को कम करेंगे तो मात्रा हमारी कम होगी। तो क्योंकि आवेश हमारा Q बराबर होता है I इंटू T। I हमारी धारा है और T हमारा समय। तो अगर इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाएं तो M इज इक्वल टू ZIT। Z यहां पर कहलाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z हमारा क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक।
ये था फैराडे का प्रथम नियम। क्या था प्रथम नियम? किसी भी वैद्युत अपघट्य में अगर हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी m इज प्रोपोर्शनल q के, और q बराबर क्या है? I इंटू टी। I क्या है? धारा, और t क्या है? समय। इसलिए m इज इक्वल टू क्या हो गया? ZIT, जहां पर Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब अगर हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना चाहें, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हमारा क्या है, तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि Z बराबर क्या है। तो Z बराबर हो जाएगा M/IT। इसी से Z की वैल्यू अगर निकाली जाए तो Z बराबर हो जाएगा M/IT। तो I अगर हम 1 ले लें और T भी हम 1 ले लें तो Z हमारा किसके बराबर हो जाएगा? M के। यानी अगर किसी वैद्युत अपघट्य में, तो Z की परिभाषा निकल आई हमारी, अगर किसी वैद्युत अपघट्य में एकांक एम्पियर, I क्या है? धारा, और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो एकांक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड, T क्या है? समय। तो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक अगर हम प्रवाहित करते हैं, 1 एम्पियर की वैद्युत धारा अगर हम 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा हमारी एकत्र होगी, कितनी मात्रा एकत्र होगी? M। M क्या है? इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुई द्रव्यमान की मात्रा। तो इलेक्ट्रोड पर जो भी मात्रा हमारी उत्पन्न होगी उस मात्रा को ही हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करने के लिए हम क्या मान लेते हैं? Z बराबर M/IT। I का मान हम एकांक कर दें, यानी 1 एम्पियर, T का मान हम 1 सेकंड कर दें, तो परिभाषा हमारी बन जाती है कि 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करने के लिए हम फैराडे के प्रथम नियम से ही परिभाषा निकाल लेते हैं, क्योंकि M बराबर है ZIT, इसलिए Z को हमें परिभाषित करना है, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को हमें डिफाइन करना है। तो Z बराबर हो जाएगा M/IT। तो I बराबर 1 और T बराबर 1, यानी 1 एम्पियर तथा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी भी वैद्युत इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो भी इलेक्ट्रोड पर मात्रा हमारी उत्पन्न होती है, यानी एकत्र होती है, उस मात्रा को ही हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका द्वितीय नियम क्या बताया फैराडे ने। द्वितीय नियम फैराडे ने क्या किया? भिन्न भिन्न वैद्युत इलेक्ट्रोडों को लिया। पहले नियम में इन्होंने सिर्फ वैद्युत अपघट्य पर किया था प्रयोग, दूसरे में इन्होंने भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य पर लिया और ये देखा कि जब भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर, यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों पर इन्होंने जब समान आवेश प्रवाहित किया, भिन्न भिन्न वैद्युत इलेक्ट्रोडों पर जब इन्होंने समान आवेश को प्रवाहित किया
तो देखा इनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्राओं का जो अनुपात था, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा, मान लो एक इलेक्ट्रोड पर मात्रा हमारी m1 एकत्र हुई, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मात्रा हमारी m2 एकत्र हुई, तो इन मात्राओं का जो अनुपात था यानी m1 बटे m2, मात्राओं का अनुपात इनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती पाया, इनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती पाया, यानी m1 अपान m2 बराबर W1 बटे W2। ये नियम था इनका द्वितीय नियम। तो फैराडे ने द्वितीय नियम में क्या बताया था, ये W1 W2 क्या है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक काय के रासायनिक तुल्यांक होते हैं, पदार्थ के। जो हम रासायनिक तुल्यांकी भार नहीं पढ़ते हैं, तो वही तुल्यांकी भार ही इसका रासायनिक तुल्यांक है। तो द्वितीय नियम में इन्होंने बताया कि अगर भिन्न भिन्न हम वैद्युत इलेक्ट्रोड लेते हैं और समान आवेश प्रवाहित करते हैं, समान समय में प्रवाहित करते हैं, यानी समय को भी समान रखा और आवेश भी हमारे समान रखे। अगर हम भिन्न भिन्न वैद्युत इलेक्ट्रोडों पर समान आवेश समान समय तक प्रवाहित करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्राओं का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा द्वितीय नियम था। वहां पर Z हमारा था, Z का था वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, यहां पर W क्या है, सिर्फ रासायनिक तुल्यांक। यहां पर वैद्युत शब्द नहीं लगा हुआ है, यहां पर सिर्फ रासायनिक तुल्यांक है, और रासायनिक तुल्यांक होगा उस रासायनिक यौगिक का जो रासायनिक यौगिक हमने वैद्युत अपघटन क्रिया में प्रयोग किया है। जैसे NaCl हमने ले लिया, तो NaCl का हमारा वैद्युत रासायन मतलब वो रासायनिक तुल्यांक होगा, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो 23 और 35.5 जोड़ करके जो भार मिल रहा है वो हमारा इसका होगा रासायनिक तुल्यांक। समझ में आ गया दोनों नियम हमारे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब देखिए फैराडे नियम तथा फैराडे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को अब हम परिभाषित करेंगे अगले प्रश्न में। फैराडे नियतांक क्या है, फैराडे कांस्टेंट हम किसे कहेंगे, तो फैराडे नियतांक F इज इक्वल टू होता है Z अपान W। F बराबर Z अपान W। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं फार्मूले के आधार पर। Z हमारा क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और W क्या है, रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी हमने परिभाषा बताई थी Z की कि एकांक एम्पीयर की धारा एकांक समय तक प्रवाहित करने के लिए किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए द्रव्यमान की मात्रा को हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, यानी Z कहते हैं। तो यहां पर फैराडे नियतांक की परिभाषा करने के लिए Z अपान W यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक का अनुपात है ये। तो परिभाषा हमारी बन गई कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक
तुल्यांक के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक कहते हैं। तो फैराडे नियतांक की परिभाषा क्या हो गई कि जेड एफ बराबर जेड अपान डब्ल्यू। जेड क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और डब्ल्यू क्या है? रासायनिक तुल्यांक। यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को हम फैराडे नियतांक कहते हैं। समझ में आ गया? फैराडे नियतांक क्या है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? नियम क्या है? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो ओम का नियम ये वैद्युत परिपथ संबंधी नियम है ओम का, कि जब किसी वैद्युत परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर और धारा के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध के संबंधित ओम ने बताया कि अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं जबकि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न करें, यानी अगर किसी हम चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें प्रवाहित जो उत्पन्न विभवांतर होगा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब भौतिक अवस्था क्या है? किसी चालक की भौतिक अवस्था से संबंधित होता है उसके ताप, दाब, सांद्रण। यानी अगर किसी चालक के ताप में हम परिवर्तन ना करें, यानी ताप हम ना बढ़ाएं या घटाएं, दाब हम ना बढ़ाएं या ना घटाएं, उसके सांद्रण को भी हम न बढ़ाएं और ना ही घटाएं। यानी हम उसके भौतिक अवस्था में वो पतला तार है मोटा तार ना करें, मोटा तार है पतला तार ना करें, छोटा तार है बड़ा तार ना करें, बड़ा तार है उसे हम छोटा ना करें। भौतिक अवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि अगर किसी चालक के तार में, किसी चालक में अगर हम भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन न करें तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा V प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ हम कई बार बता चुके हैं, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम धारा को बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, यानी अगर हम धारा बढ़ा देंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, अगर हम धारा कम कर देंगे तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। ये हमारा समानुपाती अनुक्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो उल्टा होता, यानी धारा अगर हम बढ़ाते तो विभवांतर कम हो जाता, अगर हम धारा कम करते तो विभवांतर
बढ़ जाता। यहां पर ओम ने क्या बताया कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न करें तो उसकी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा दें तो V इज इक्वल टू होता है R इंटू आई। R यहां पर जो शब्द है यानी R जो अक्षर प्रयोग किया गया है, R ये जो कांस्टेंट एक प्रयोग किया गया है, इस R को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो प्रतिरोध की भी परिभाषा हमारी निकल आई कि विभव विभवांतर और धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या हम अगर I इज इक्वल टू 1 कर दें तो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V के। यानी अगर किसी चालक में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों के बीच में जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को हम प्रतिरोध कहेंगे। तो ओम के नियम से हम प्रतिरोध को भी परिभाषित किया जा सकता है कि V अपॉन आई का जो रेशियो है यानी जो अनुपात है उस अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V का मात्रक क्या है, वोल्ट। I का मात्रक है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी को हम लिखते हैं ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। या हम इसको नोटेशन में ऐसे बनाते हैं, ओम। तो ओम का नियम क्या है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल I, इसलिए V इज इक्वल टू R इंटू आई। R को हम यहां पर वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ये वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इससे हम वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को भी निकाल सकते हैं कि विभवांतर, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। या
एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो हमारा वैद्युत प्रतिरोध होगा, और इस वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वोल्ट बटे एम्पियर, जिसे हम ओम कहेंगे। अब ये वैद्युत प्रतिरोध भी हमारे यहां पर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, एक होता है अनओमीय प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध के भाग हो गए ओमी और अनओमी। ओमी और अनओमी क्या है? तो ओमी और अनओमी हमारे होते हैं वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। यानी इस पे अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, V हम इस पे ले ले, I इस पे ले ले, x अक्ष पे हमने V लिया और y अक्ष पे I लिया, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एक सीधी रेखा में होगा। ये हमारा ओमी प्रतिरोध कहलाएगा, ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध। दूसरा हमारा अनोमी प्रतिरोध। अनोमी प्रतिरोध होता है ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। यानी हम धारा प्रवाहित करते हैं लेकिन विभवांतर में परिवर्तन उस प्रकार से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। और जब अनओमीय प्रतिरोध होता है तो V और I के बीच का जो ग्राफ है वो हमारा सीधा ना प्राप्त हो करके टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होगा। ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। यानी इस पे एक सीधी रेखा हमारी प्राप्त नहीं होगी। तो ओमी और अनओमी, ओमी का मतलब है जो ओम के नियम का पालन करे और अनओमी का मतलब है जो ओम के नियम का पालन न करे। ऐसे प्रतिरोध हमारे ओमी तथा अनओमी होते। तो ओम ने ये जो नियम बनाया, जो नियम बताया, उस नियम के आधार पर हमारे प्रतिरोध दो प्रकार के हो गए। एक हो गया ओमी प्रतिरोध और दूसरा हो गया अनोमी प्रतिरोध। लेकिन मात्रक दोनों के हमारे समान है। मात्रक हमारा ओम ही होगा, यानी वोल्ट बटे एम्पियर ही होगा। ग्राफ में अंतर होगा। ओम के नियम में जो ग्राफ प्राप्त होता है V और I के बीच में वो हमारा एक सीधी रेखा में होता है, जबकि अनओमी प्रतिरोध में जो V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा वो हमारा एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता। R की विमा, तो R की विमा हमारी होती है वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर की जो विमा होगी वो हमारी विमीय सूत्र इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए स्क्वायर। ये इसका ओम का जो है विमीय सूत्र है, यानी वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए स्क्वायर, इसको हमने निकाला है वोल्ट बटे एम्पियर से। तो वोल्ट बटे एम्पियर से ये इसकी विमा होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए स्क्वायर। वोल्ट की विमा निकालेंगे, लगाएंगे, और एम्पियर की, वोल्ट की विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम्पियर की हो जाएगी ए टी।